सो मैथमेटिकल रीजनिंग का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में यार अपन ने बेसिक्स कर लिए थे, ठीक है, और इस लेक्चर में मैं वाइंड अप कर दूंगा मैथमेटिकल रीजनिंग को, ठीक है। क्या लिखा मैंने? व्हेन इंट्यूशन एंड लॉजिक अग्री यू आर ऑलवेज राइट। मतलब जब आपकी गट फीलिंग और लॉजिक दोनों सेम बात बोल रहे हो तो समझ जाना बात एकदम ठीक है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग यार, रीजनिंग की एबिलिटी हम सब में होती है, ठीक है। सारी मैंने आपको डिटेल में बातें समझाई थी कि कैसे मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप हुआ है ना, क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको लास्ट वाला जो लेक्चर है पूरा आपने गो थ्रू कर लिया होगा और सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में यार अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे इम्प्लीकेशंस करने वाले हैं मेरे लिए, ठीक है। बाकी और छोटी छोटी कई सारी बातें हैं वो भी देखेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं यार? देखिए एक आइडिया लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में इनको समझेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक सवाल करवाया था, ठीक है, उसी को रेफरेंस लेते हुए मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ आपको, इम्प्लीकेशंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई then tan a प्लस tan b प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। गली का छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाए हो, मतलब ए बी सी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हों, ठीक है, तो tan a tan b tan c का सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि इफ, है ना, ये एक इफ देन स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये एक इफ देन स्टेटमेंट है। इफ ऐसा होगा देन ऐसा होगा, ये एक इफ देन स्टेटमेंट है। और दोस्तों जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। तो ये बात समझनी है, ठीक है ना। अपन नहीं बोलते कि जैसे इफ देन स्टेटमेंट्स यार हमारे मतलब रोजमर्रा में भी बहुत सारी इफ देन स्टेटमेंट्स अपने को देखने को मिलती है ना। इफ मैं तुमको अच्छा समझाऊंगा देन तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ तुम पढ़ाई करोगे देन तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अरे कितनी सारी इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं यार, ठीक है ना। तो ये देखिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी मैंने, ठीक है ना। ये एक इफ देन मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी मैंने। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। तो ये तो आइडिया लग गया ना कि इफ देन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, है ना। तो जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं यार, उनको हम इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। 2 प्रकार की इम्प्लीकेशंस होती हैं। आपको बता दूं 2 टाइप की इम्प्लीकेशंस होती हैं। एक होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और दूसरी होती हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। और जो इफ एंड ओनली स्टेटमेंट्स होती है ना, इनको बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ क्या होता है डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इफ देन स्टेटमेंट क्या होती हैं। फिर से बता दूं, इंप्लीकेशंस 2 प्रकार की होती हैं। एक इफ देन हो गई और दूसरा हो गया इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि इफ देन स्टेटमेंट का क्या बिहेवियर होता है, क्या ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल में समझाऊंगा कि जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, उनकी ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या ट्रुथ टेबल होती है, सारी बातों को डिटेल में सीखते हैं। और एक बात बता दूं, जेईई मेंस के हिसाब से देखो, जेईई मेंस के पॉइंट से अगर आप देखो, जेईई मेंस के पॉइंट से देखो, तो जो इम्प्लीकेशंस है ना यार, इम्प्लीकेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इस वाले टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को जेईई मेंस पॉइंट से तो बहुत ही शानदार तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इफ देन का क्या सीन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इफ देन स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा हूं, है ना। इफ देन टाइप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। पहली बात तो जिसमें इफ देन जो स्टेटमेंट, इफ देन वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई लोचा ही नहीं है ना। इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और यार देखो, अगर किसी स्टेटमेंट में इफ देन लगा हो ना, मतलब जैसे इफ देन का मतलब इफ
इफ p होगा, है ना भाई, अगर p हो जाए देन q, जैसे मैं बोलूं कि इफ x एंड y आर even numbers then x plus y will be an even number। बात समझ में आ गई? तो सीन क्या है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये p है ना, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, q है। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये p है ना। अगर p होगा देन फिर ये वाली स्टेटमेंट q हो जाएगी, है ना। इफ p हो गया देन q हो जाएगी। इफ p देन q, समझ में आ गई बात? इफ p देन q, तो इफ p देन q मतलब अगर p हो गई देन q हो जाएगी, ठीक है ना। तो इफ p देन q को यार कई और तरीकों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो इफ p देन q है ना, ध्यान से देखिए, ये जो इफ p देन q है दोस्तों, ये जो इफ p देन q है, इसको यार ऐसे भी लिख सकते हो आप, p के आगे यूं करके तीर लगा दिया आप पर ने, है ना। और इसको यूं भी लिख सकते हो आप, अगर कोई यूं लिख दे कोई यूं लिख दे, समझ लेना बात लिखी हुई है इफ p देन q। इफ p देन q को लिखने के ढंग अलग अलग हैं बस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने और भी बहुत सारी बातें लिख दी हैं। ये जो इफ p देन q है ना, इसको लिखने के अंदाज कई सारे होते हैं, इसको लिखने के कई सारे अंदाज होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो इफ p देन q है ना, इफ p देन q के कई सारे अंदाज होते हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, p इज सफिशिएंट फॉर q, है ना, P इज सफिशिएंट फॉर Q। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, Q इज नेसेसरी फॉर P। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, P ओनली इफ Q। इसको आप लिख सकते हो, P लीड्स टू Q, है ना, P लीड्स टू Q। इसको आप लिख सकते हो, Q इफ P, मतलब यूं लिख दो, 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 Q व्हेन P, इफ P देन Q। मतलब देखिए ये जो सारी ये जो बातें लिखी है मैंने, इन सब का मीनिंग है इफ P देन Q, है ना। आपको बता दूं इफ p देन q लिखने के तरीके कई सारे होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इनमें से अगर ये लिखा जाए p लीड्स टू q, मतलब p होगा तो q होगा, है ना। तो इफ p देन q हो गया ना यार, ये तो q व्हेन p, मतलब q होगा जब p होगा, तो ये बात भी वही होगी, इफ p देन q हो गई, ठीक है। इफ p देन q तो चलो लिख ही दिया मैंने। p ओनली इफ q, p ओनली इफ q, ये क्या लिख दिया मैंने, p ओनली इफ q, हाँ, Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना, P सफिशिएंट फॉर Q, मतलब देखो इनका भी मतलब समझा देता हूँ। P सफिशिएंट है Q के होने के लिए, मतलब P हो गया तो Q होगा, वही तो कह रहे हैं हम, इफ P देन Q, मतलब इफ P हो गया तो Q हो जाएगा। Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना, Q इज नेसेसरी फॉर P, मतलब अगर P हो गया तो Q पक्का होना ही चाहिए, ठीक है, Q इज नेसेसरी फॉर P, ठीक है जी, है ना। और वही बात लिखी है, P ओनली इफ Q। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस प्रकार की कोई भी बात लिखी हो तो समझ जाना इफ p देन q की बात की गई है। तो यहाँ पे इस वाली जो स्क्रीन पे मैंने बस इतना बताया है आपको कि इफ p देन q को और किस अंदाज में लिखा जा सकता है, सारे अंदाज आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इफ p देन q की ट्रुथ टेबल क्या होती है ये समझ लेते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं p, है ना, x एंड y आर इवन नंबर्स, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट ले ली Q, x प्लस वाई इज एन इवन नंबर, एक स्टेटमेंट ये ले ली, ठीक है। और यार एक स्टेटमेंट फिर बना दी, इफ p देन Q। इफ p देन Q क्या है कि इफ p बोले तो x एंड y आर इवन नंबर्स, ठीक है। इफ x एंड y आर इवन नंबर्स, if x and y are even numbers, then x plus y is an even number।
देन x प्लस वाई इज एन इवन नंबर। देखिए ये बना दी मैंने इफ पी देन क्यू, ठीक है ना, कि भाई इफ x एंड y आर इवन नंबर्स देन x प्लस वाई विल बी एन इवन नंबर, ठीक है ना, यहाँ लिखता है विल बी एन इवन नंबर, विल बी एन इवन नंबर, करेक्ट है। तो ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। देखिए होगा क्या कि अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है ना, तो क्या है P और Q, है ना, इसकी ट्रूथ टेबल यूं याद रखें, P अगर ट्रू है ना, और Q ट्रू है तो P इंप्लाइज Q ट्रू होता है, ठीक है। बता दूं आपको, P ट्रू है Q फॉल्स है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि यार P ट्रू हो गई तो Q को ट्रू होना पड़ेगा। P ट्रू है Q फॉल्स है, ये बात नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये इफ P देन Q फॉल्स हो जाएगी, करेक्ट है जी। हाँ, P फॉल्स होकर के Q ट्रू हो सकती है, यस। कहा गया है कि इफ ये होगा देन ये होगा, ये नहीं कहा गया कि इफ ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी बोला मैंने कहा कि अगर ये हो जाए x और y इवन नंबर हो जाएं तो x प्लस वाई इवन नंबर होगा। भाई x और y ओड हो जाएं तो भी तो x प्लस वाई इवन हो सकता है, कहने का मतलब x एंड y इवन हो तो ये होगा ही, x एंड y इवन ना हो तो भी यार ये हो सकता है, ठीक है। मगर ये नहीं हो सकता कि x एंड y इवन हो और x प्लस वाई इवन ना हो, ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि, है ना, ये फॉल्स हो जाए P और Q ट्रू हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, और दोनों फॉल्स हो जाए, है ना, कि इवन नंबर भी ना हो और x प्लस वाई भी इवन ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप बस यहाँ पे ना एग्जाम पॉइंट से मैं कहूँगा ये ध्यान रख लें कि P की ट्रूथ वैल्यूज और Q की ट्रूथ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग P इंप्लाइज Q हमेशा ट्रू रहता है एक्सेप्ट वन केस। कौन सा केस? जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, ये ट्रू और ये फॉल्स होगा ना, उस केस में P इंप्लाइज Q फॉल्स रहता है ना। P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। बता दूं फिर से, P अगर ट्रू हो Q अगर फॉल्स हो, P इंप्लाइज Q क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रूथ टेबल को याद रखें, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट से एक और बहुत ही शानदार बात आपको बताता हूं मैं। देखिए ट्रूथ टेबल एक बार यहां पे मैं बना देता हूं, ठीक है। यहां जो है यहां पे P Q है ना, लिख देता हूं, ये नोट P, ठीक है, नोट P और Q, यहाँ बनाएंगे नोट P और Q की, और यहाँ बनाएंगे P इंप्लाइज Q की। ठीक है जी। देखो, है ना, P ट्रू Q ट्रू हो गया भाई यहाँ पे, है ना, P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स, ये ट्रू, सारी पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो P और Q की ये चार पॉसिबिलिटीज हो गई, P एंड Q की। तो P ट्रू है तो नोट P क्या होगा? फॉल्स होगा। P ट्रू है तो नोट P क्या होगा? फॉल्स होगा। P फॉल्स है तो नोट P क्या होगा? ट्रू होगा। P फॉल्स है तो नोट P क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। अब इन दोनों का और लेते हैं, इन दोनों का और लेते हैं, तो ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, करेक्ट है। चलिए, ठीक है। तो अब देखिए नोट P और Q की ट्रूथ टेबल आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए P इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल मैं बना चुका हूँ, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, कॉपी कर लिया मैंने, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अरे यहाँ पे ट्रू आएगा ना यार, है ना, फॉल्स और ट्रू का और लेकिन ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो? नोट दैट, यहाँ पे देखिए, नोट दैट ये जो P इंप्लाइज Q है ना, P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज Q की देखिए ट्रूथ वैल्यूज देखिए आप, और नोट P और Q की ट्रूथ वैल्यूज देखिए आप, यार ये तो बिल्कुल सेम है। तो दो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी ट्रूथ वैल्यूज जो है ना बिल्कुल डिट्टो सेम आती हों, उनको लॉजिकली
इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो नोट दैट P implies Q and not P or Q are logically equivalent स्टेटमेंट्स। ये क्या है? ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। P implies Q और नोट P और Q, ये दोनों क्या हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट है। चलिए, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। तो ये हो गया यार। तो यहाँ पे देखिए, ये बात समझनी है अपने को कि P implies Q जहाँ पे लिखा हो ना, अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ, है ना, अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ नोट P और Q, तो इसका मतलब ये है कि बात बिल्कुल सेम लिखी हुई है, ठीक है ना। जहाँ पे P implies Q लिखा हो उसकी जगह पे नोट P और Q अगर आप लिख देना तो लिखा जा सकता है, एकदम बात सही है। दो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को जब स्टेटमेंट्स का अलजेब्रा अपन डील करते हैं तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है एक दूसरे की जगह पे। करेक्ट है जी। तो देखो, एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है जो अपने को याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस बात को एक तो याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये भी देख सकते हैं अपन, ऑल्दो आप लोग खुद ही अब इसको डील कर लोगे क्योंकि थ्योरी में सारी चीज़ बता चुका हूँ मैं, कि P implies Q का नेगेशन अगर देखें अपन, P implies Q का नेगेशन अगर आप देखेंगे ना, तो इसका नेगेशन बोले तो इसका नेगेशन, और इसका जब नेगेशन करेंगे अपन, देखो इसका जब नेगेशन अपन करेंगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा P एंड नोट Q, है ना। इसका नेगेशन कितना आ गया? P एंड नोट Q, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका जो नेगेशन है वो हो गया P एंड नोट Q। करेक्ट है ना। तो देखिए, इफ P देन Q का नेगेशन करके भी देख लिया अपन ने, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग में डायरेक्ट इनका इस्तेमाल होता है। करेक्ट है जी। चलिए आगे चलते हैं। इफ एंड ओनली इफ, है ना। आगे बात करते हैं इफ एंड ओनली इफ की, ठीक है। अब जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा यार इफ एंड ओनली इफ का, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, अब बात करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। ये अब बात होगी इफ एंड ओनली इफ की। ये बता चुका हूँ कि इनको अपन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। लिख दिया यहाँ पे मैंने, दीज कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बाय कंडीशनल भी बोल सकते हो, डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? बाय कंडीशनल भी बोल सकते हो, डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंबॉलिकली, है ना, सिंबॉलिकली देखो, इफ एंड ओनली इफ का क्या सीन है, देखिए पूरी बात समझते हैं यहाँ पे। अगर कोई ऐसा लिख दे, ध्यान देखो आप, कि P इफ एंड ओनली इफ Q, इफ एंड ओनली इफ Q, अगर कोई लिख दे P इफ एंड ओनली इफ Q, बच्चे मैंने देखा है कि इफ एंड ओनली इफ को पूरा समझ नहीं पाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, P इफ एंड ओनली इफ Q का मीनिंग होता है इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। ये दोनों डायरेक्शन में बात ठीक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, P इफ एंड ओनली इफ Q जो है, इसका मीनिंग है कि इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। P इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है? इफ P देन Q, मतलब P है तो Q होगी और Q है तो P होगी। P है तो Q होगी, Q है तो P होगी, है ना। इसलिए इसको बाय डायरेक्शनल, मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। और यार इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, है ना। इसको अगर कोई यूं लिख दे P IFF Q, तो आपको बता दूं ये जो IFF है ना, इफ, ये जो IFF है ना, इफ,
इसको भी इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF है ना, इफ, इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पे 3 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कि P इफ एंड ओनली इफ Q जो है ना, उसको PIFF इफ Q भी बोलते हैं, है ना। इफ P देन Q एंड इफ Q देन P भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरीके हैं लिखने के, अलग अलग तरीके हैं लिखने के। यहां पे लिखा है सिंबॉलिकली P इफ Q इज रिप्रेजेंटेड बाय यूं करके, है ना। इसको लिखने का जो ढंग है वो ऐसे ऐसे है, इसको आप यूं लिख सकते हो। P यहाँ पे देखिए डबल इंप्लीकेशन है ना ये, तो P से Q की तरफ भी जाया जा सकता है, Q से P की तरफ भी जाया जा सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो यार इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ना। फिर से बता दूं आपको, इसको यूं लिख सकते हो आप, इसको यूं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। P यूं करके यूं लिख सकते हो, ठीक है। और P इफ एंड ओनली इफ Q है ना, इसको रीड कैसे करेंगे? P इफ एंड ओनली इफ Q मीन्स, है ना भाई, ये तो लिख दिया P इफ एंड ओनली इफ Q इफ एंड ओनली इफ P इफ एंड ओनली इफ Q, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। ये क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q। इसको Q इफ एंड ओनली इफ P भी बोल सकते हो आप, है ना। इसको Q इफ एंड ओनली इफ P भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको इफ P देन Q एंड इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, है ना। इफ Q देन P ऐसा ही बोल सकते हो। इफ P देन Q एंड इफ Q देन P ऐसा ही बोल सकते हो आप। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, मतलब P नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है Q के लिए, है ना। मतलब P होगा तो Q होगा, है ना, और P होगा तभी Q होगा, ये बातें हैं, ठीक है। और इसको उल्टा भी बोल सकते हो यार, है ना, बाय डायरेक्शन, बाय कंडीशन, Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर P। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, यूं लिखा हो, यूं लिखा हो, यूं लिखा हो, यूं लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, सबका मीनिंग एक ही है। रिप्रेजेंट करने के ढंग अलग अलग हैं, रिप्रेजेंट करने के ढंग अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग ढंग मैंने आपको बताए हैं, और आपको यह बताया है कि यार इसका मीनिंग क्या होता है, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। और डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल लिखा भी है, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, यहां पे क्या लिखा है? P एक स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और Q एक स्टेटमेंट है इसका उल्टा, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए P स्टेटमेंट्स का मतलब उल्टा करके लिख दिया ये, ठीक है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, अब ये P भी सही है और Q भी सही है ना। आप देखिए P भी सही है और Q भी सही है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यहां पे देखिए ये एक स्टेटमेंट लिख दी यहां पे, इस स्टेटमेंट को बोल देते हैं अपन R बोल देते हैं, ठीक है। और सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसको स्टेटमेंट को S बोल देते हैं, ठीक है, राइट। तो यहां पे क्या लिखा है? R इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ S। मतलब इसका मीनिंग हो गया कि भाई नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सही है। अगर इफ एंड ओनली इफ लगा रखा है तो उसका ये मीनिंग होता है कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। दोस्तों समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, ये इसका समझने का एक तरीका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर टेक्निकली अगर अपन बात करें तो ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हो ना कि P इफ एंड ओनली इफ Q, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे? इट मीन्स, इसका मीनिंग है कि इफ P देन Q,
है ना, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, ये मीनिंग है इसका, ये बात बता दूं आपको मैं, ठीक है, राइट। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का मीनिंग है कि इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी। बात समझ में आ गई आपको? The following are other illustrations which actually do not appear to be so but they in fact are biconditional। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ये बाइकंडीशनल है, ठीक है ना, देख लेना। इफ यू वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन सक्सीड, है ना, ये ओनली देन लिख दिया ना यहाँ पे, है ना। यू कैन गो ऑन लीव ओनली इफ यू योर बॉस परमिट्स, ठीक है। ये भी लिखा है कि देखने में लगती नहीं बाइकंडीशनल है, ठीक है, बट ये बाइकंडीशनल है ना। यू कैन रीड दीज स्टेटमेंट्स और इन पे थोड़ा सोचिए, ठीक है। हाँ, तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा था, तो ये पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को अगर ब्रेक करके देखें अपन, है ना, इसको अगर ब्रेक करके देखें तो क्या मीनिंग समझ में आया, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, करेक्ट है। ट्रुथ टेबल समझनी होगी, पी और क्यू, है ना, देखिए इनकी ट्रुथ वैल्यूज लिखी मैंने। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू की जो ट्रुथ वैल्यू है, जो ये जो ट्रुथ टेबल जो यहाँ जो इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखिए, अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तब ट्रू रहती है, और दोनों अगर फॉल्स हैं तब ट्रू रहती है। ऐसे ध्यान रखिए इसको, एक भी अगर फॉल्स हो गया पी और क्यू में से तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? अरे समझ में आई क्या? कहने का मतलब पी और क्यू में से ना दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तब तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू की ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ठीक है। ट्रूथ टेबल याद रखें, मीनिंग इसका एकदम आपको याद रखना है, ठीक है, मीनिंग याद रखना है। अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको इसके ध्यान रखने हैं, और ये है एक बाइकंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको यूं भी बोलते हैं, P implies and implied by Q, है ना, ऐसे ही बोल देते हैं कई लोग इसको, P implies and implied by Q, है ना, P implies and implied by Q and implied by Q, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या बोलते थे, यहाँ पे अपन बोलते थे अब P implies Q, है ना, ये P implies Q है, ठीक है जी, इफ P देन Q, और ये है P implies and implied by Q, करेक्ट है जी। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। मैं देखिए कुछ और बातें बता दूं आपको, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इफ x is an even integer then x square will be an even integer। बताओ सच बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। x अगर इवन इंटीजर होगा तो x स्क्वायर 100% इवन इंटीजर होगा। अब दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इफ x स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर then x will be an even integer। तो x मेरा क्या होगा? इवन इंटीजर। ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, x स्क्वायर अगर इवन मिल गया वो तभी हो सकता है जब x इवन हो। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं, ठीक है। और आप यार इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब मिलाओगे, आप जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाओगे ना, तो यूं लिख सकते हो कि x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर if and only if x is an even integer if and only if x square is an even integer। x is an integer, x is an even integer if and only if x square is an even integer। मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सही है, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन एकदम समझ में आ गया आपको कि P इफ एंड ओनली इफ Q बोले तो
P if and only if Q बोले तो P implies Q and Q implies P, सॉरी P implies Q and Q implies P। बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यार इसको देखो, P if and only if Q को यूं भी लिख सकते हैं, P implies Q है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, नोट P और Q है ना। Q implies P को कैसे लिख सकते हैं अपन, नोट Q और P, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और बीच में एंड लगा ही है। तो यार ये दोनों बातें जो है ना अपने को, दोनों बातें अपने को एकदम नोट कर लेनी है, ठीक है। सीधी बात है एकदम, राइट। चलिए बहुत ही शानदार, ठीक है। ट्रूथ टेबल आई होप एकदम समझ में आ गई होगी आपको। P इफ एंड ओनली इफ Q की ट्रूथ टेबल एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे। तो यार देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो है अपने को सीखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स क्या होता है। यार ये दो बड़ी अच्छी बातें हैं, है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स मालूम होनी चाहिए, है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स एक स्टेटमेंट का बनता है। जैसे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना अपने पास, तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाया जा सकता है, उसका कन्वर्स भी बनाया जा सकता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैं बोल रहा हूं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो बता दूं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स जो बनाया जाता है वो इम्प्लीकेशंस का बनाया जाता है। कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का बनाया जाता है, इम्प्लीकेशंस का बनाया जाता है, ठीक है। यहां पे लिख भी दिया होगा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स आर certain other statements which can be formed from a given statement with if then। किसी स्टेटमेंट में if then लगा हो, उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप बना सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप बना सकते हैं। बता दूं आपको, if then अगर लगा हो, if then अगर लगा हो तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप बना सकते हैं। करेक्ट है, क्या लगा हो, इफ देन लगा हो तो उसका क्या बना सकते हैं अपन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना सकते हैं। चलिए बहुत ही शानदार। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ देन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं यार, उसके बाद इस थ्योरी पे वापस आते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे देखिए, यहां पे इफ पी देन क्यू लिख दिया मैंने, इफ पी देन क्यू, ठीक है। और यहां पे पी और क्यू डाल के लिख रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इफ x is an even number, x is an even number, then x square will be an even number, ठीक है, राइट। तो p क्या है, p है x is an even number, है ना। और q क्या है, x square is an even number, करेक्ट है। अब इसका मेरे को बनाना है, सबसे पहले कन्वर्स बनाएंगे। इसका मेरे को बनाना है कन्वर्स, है ना यार। दो चीजें बनानी सीखेंगे, एक तो कन्वर्स कैसे बनता है और दूसरा सीखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनता है, ठीक है। इसका कन्वर्स अगर अपने को बनाना है तो कन्वर्स बनता है, यहां पे लिखा भी है मैंने, देखिए कन्वर्स बनता है, देखिए इफ पी देन क्यू है ना, इसको यहां पे यू करके यू कर दो, फ्लिप कर दो, है ना। कैसे, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, इफ क्यू देन पी, तो यार ये बन गया इसका कन्वर्स। क्या बन गया, कन्वर्स बन गया। इफ पी देन क्यू है, इफ क्यू देन पी कर दो आप, वो स्टेटमेंट का कन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। आप नहीं बोलते वाइस वर्सा कन्वर्स ही होता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट को यूं लिख दूं कि लास्ट वाली बात को आगे और आगे वाली बात को पीछे कर दूं, तो कन्वर्स बन जाएगा। इफ एक्स स्क्वायर इज एन इवन नंबर, then x will be an even number, x will be an
इवन नंबर, तो x क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा, x विल बी एन इवन नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इवन नंबर है तो x भी एक इवन नंबर होगा। ये बन गया यार, ये क्या बन गया, कन्वर्स बन गया, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का क्या बना दिया मैंने, कन्वर्स बना दिया। तो कन्वर्स में तो बिल्कुल साफ सी बात है, इफ p देन q लिखा तो इफ q देन p लिख दो, वो बन गया कन्वर्स, ठीक है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनेगा, अब देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना बताता हूं आपको मैं, अब बताता हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है ना, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनता है, ये जो कन्वर्स बना है ना, इसके यहां पे भी नोट लगा दो, यहां पे भी नोट लगा दो। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इफ नोट q देन नोट p, बता दूं आपको कि अगर इफ p देन q लिखा है, उसकी जगह इफ नोट q देन नोट p लिख दूं, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बन जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। देखो इसका अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है अपने को, क्या बनाना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है तो क्या बनेगा, वो बनेगा इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एन इवन नंबर, if x square is not an even number, then x will not be an even number, then x will not be an even number, ठीक है ना। x स्क्वायर इवन नंबर नहीं होगा तो x भी इवन नंबर नहीं होगा, ये इसका क्या बन गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गया। तो यार ये बातें समझनी पहले तो, कि अगर एक स्टेटमेंट जो है ना, ऐसी स्टेटमेंट का कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनता है। कन्वर्स तो बन गया ये, ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गया ये, ठीक है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, स्टेटमेंट आपके सामने है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बन गया ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का कन्वर्स है, और इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने वाला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो ये वाली स्टेटमेंट कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और भी छुपी हुई, ये क्या बन गई, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गई, ये क्या बनी थी, कन्वर्स बनी थी। यहाँ पे बना दूं, ये कन्वर्स बना था, इस स्टेटमेंट का ये यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया यार कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बन गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है एकदम, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ये बन गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये बन गया, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्स बन गया, ये बन गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव, करेक्ट है, बहुत ही शानदार। तो कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने वही लिखा है कि इफ p देन q का नोट q देन नोट p तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, और इफ p देन q का इफ q देन p ये कन्वर्स होगा। बस ये बात लिखी हुई है, और यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने लिखे हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस वाले एग्जाम्पल में सारी बात बता दी है ना। इफ p देन q का इफ q देन p कन्वर्स होगा, और इफ नोट q देन नोट p ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई, आई होप पूरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और खतरनाक बात, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, कि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है और जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम होती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इफ p then q and its contrapositive will have the same truth value, दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यूज होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे बना भी देता हूं मैं आपको, सिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, नोट P नोट Q, यहाँ लिख देते हैं P इम्प्लाइज Q, यहाँ लिख देते हैं नोट Q इम्प्लाइज नोट P, ठीक है। अभी ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, ट्रूथ टेबल बनानी आनी चाहिए, ट्रूथ टेबल बनानी आ जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा कि P ट्रू Q ट्रू P ट्रू Q फॉल्स P फॉल्स Q ट्रू, है ना। तो नोट P का क्या सीन है भाई, P ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा हो गया। P इंप्लाइज क्यू की ट्रुथ टेबल तो मालूम है आपको, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू होती है, ठीक है। नोट क्यू इंप्लाइज नोट P है ना, ये नोट क्यू है, नोट क्यू इंप्लाइज नोट P। फॉल्स फॉल्स के करस्पॉन्डिंग क्या आता है, ट्रू आता है ये। ट्रू फॉल्स के करस्पॉन्डिंग क्या आता है, ये फॉल्स आता है, ठीक है। फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू और ट्रू आ गया। ये देखिए ट्रुथ टेबल बना दी मैंने, ट्रुथ टेबल मैंने बना दी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो P इंप्लाइज Q की जो ट्रूथ वैल्यू है और नोट Q इंप्लाइज नोट P की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली क्या है, एकदम सेम है, डिट्टो एकदम सेफ है। तो यार उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने बात लिखी है। मैंने कहा है कि इफ P then Q and its contrapositive will have the same truth values, ठीक है ना। आप यहाँ पे गौर फरमाएं, इफ P then Q है ना, इफ P then Q और नोट Q देन नोट P, ये दोनों जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जहां पे P इंप्लाइज Q लिखा है वहां पे नोट Q इंप्लाइज नोट P भी आप लिख सकते हैं। चलिए बहुत ही शानदार, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये यार बड़ी खूबसूरत सी टर्म है टोटोलॉजी, है ना। टोटोलॉजी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टोटोलॉजी, और आगे लिखा है मैंने फैलेसीज। टोटोलॉजी क्या होती है, फैलेसीज क्या होती हैं, यार बेहद शानदार टर्म है। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू रहे। रिपीट कर दूं, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू रहे, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। यहां पे लिखा है द कंपाउंड स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू, मतलब जो हमेशा ही ट्रू रहे, उसके कंपोनेंट की कोई भी ट्रूथ वैल्यू डालो आप, वो हमेशा ट्रू रहती हैं, है ना। दे आर कोल्ड टोटोलॉजीज, है ना। जैसे कि एक स्टेटमेंट एग्जांपल के तौर पे लिखी है, ये एक टोटोलॉजी है, ये एक टोटोलॉजी है। P की कोई भी लॉजिकल P जो है, आप उसकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू ले लो, P और नोट P, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है, इसलिए टोटोलॉजी है। आपको पूरी बात समझा दूं मैं, आपको पूरी बात समझा दूं मैं। देखिए ये P है, ये नोट P है, और P और नोट P, यहाँ P और नोट P बना दिया मैंने। बातों को ध्यान से देखें, देखिए या तो P ट्रू होगा या P फॉल्स होगा, या तो नोट P के ट्रू पे फॉल्स होगा या P के फॉल्स पे ये ट्रू होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब ट्रू और फॉल्स का और लोगे तो ट्रू आता है, फॉल्स और ट्रू का और लोगे तो ट्रू आता है। अब देखिए P की चाहे कोई भी ट्रूथ वैल्यू आपने फिट करी, P और, अच्छा P और नोट P है ना यार, यहाँ पे P और नोट P है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, P और नोट P है, ठीक है। P और नोट P है ना, इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ट्रू आई हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ही ट्रू आई हैं, तो बोल सकते हैं कि दिस इज अ टोटोलॉजी, है ना। ये जो है ये एक टोटोलॉजी है, यही मैंने लिखा है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये टोटोलॉजी है। तो वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी होती है दोस्तों, वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी होती है जिनकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू आए, जिनकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू आए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फैलेसीज, फैलेसीज क्या होती हैं, फैलेसीज का एक और नाम भी है कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसीज को कॉन्ट्राडिक्शन भी बोला जाता है। जैसा यहां पे दिखाया मैंने, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू आए उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, मगर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही फॉल्स आ जाए उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहां एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहां एक स्टेटमेंट P नोट P, और यहां बनी है P एंड नोट P स्टेटमेंट। यहां क्या बनी है, P एंड नोट P स्टेटमेंट, ठीक है। P एंड नोट P स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए P ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, तो नोट P के ट्रू पे फॉल्स होगी और P के फॉल्स पे ट्रू होगी, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का एंड लेते हो तो फॉल्स आता है, फॉल्स और ट्रू का एंड लेते हो तो भी फॉल्स आता है। आप देख सकते हैं कि P की जो भी ट्रूथ वैल्यू डालनी है आप डालिए। ये वाली जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये हमेशा फॉल्स ट्रूथ वैल्यू दे रही है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। फॉलेसी बोले तो हमेशा फॉल्स, ठीक है। वही बात यहां पे लिखी है। तो P एंड नोट P क्या है, फॉलेसी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्लियर एकदम। टोटोलॉजी समझ में आ गया है ना, जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू रहे। फॉलेसी बोले तो, कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही फॉल्स रहे दोस्तों,
करेक्ट है, ठीक है। अब यार आगे जो है टॉपिक है जिसमें लिखा मैंने क्वांटिफायर्स। अब समझते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, है ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक, ये कुछ फ्रेज होते हैं जिनको हम क्वांटिफायर बोलते हैं। एक फ्रेज है देयर एग्जिस्ट, एक फ्रेज है फॉर ऑल, है ना, इनको हम क्वांटिफायर बोलते हैं। मतलब ये जो फ्रेज है देयर एग्जिस्ट हो गया, है ना, फॉर ऑल, ऐसे फ्रेजेस को हम क्वांटिफायर बोलते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर, अब यहां पे देखो P लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जीरो भी है ऐसा नंबर, ठीक है ना, जीरो भी है ऐसा नंबर जो अपने स्क्वायर के बराबर आ जाए, ठीक है। अब इसका नेगेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बताया कि नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स कैसे बनता है। तो P स्टेटमेंट तो हो गई, अब नेगेशन ऑफ P कैसे बनाएंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे डज नॉट लगा दो, है ना, विच इज नॉट, तो यहाँ पे भी नोट लगा दो, मतलब यहाँ जो बात लिखी हुई है यहाँ पे देयर डज नॉट करके आगे वाली बात जो है वो भी उसमें भी नोट लगा दीजिए, तो बन जाएगा नेगेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉर ऑल, है ना, ये तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन बना के दिखा दिया मैंने। देयर एग्जिस्ट को प्रयोग कैसे करते हैं पहले वो बताया, फिर उसका नेगेशन बना के बताया। फॉर ऑल को प्रयोग कैसे करते हैं, फॉर ऑल को फॉर एवरी भी बोलते हैं, आपको बता दूं मैं, फॉर ऑल बोल दो या फॉर एवरी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस वन, बिल्कुल सही बात है भाई। x जो है वो x प्लस वन से तो हमेशा छोटा होगा ना, और ये हर x के लिए वैलिड है बात, है ना, बात एकदम सही है, ठीक है, बात एकदम सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर नेगेशन बनाना हो इस स्टेटमेंट का, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस वन, तो इसका नेगेशन बन जाएगा देयर एग्जिस्ट नंबर फॉर विच x इज नॉट लेस देन x प्लस वन, है ना। मतलब इस बात को जो है आपने नकार दिया, है ना, इस बात को नकार देना बोले तो नेगेशन, बात समझ में आई। क्वांटिफायर क्या होते हैं, उनका नेगेशन कैसे बनता है दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, मैं हट जाता हूं, आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्वांटिफायर्स वो फ्रेज होते हैं जो यार क्वांटिटी के बारे में बताएं, है ना। तो इस तरीके के फ्रेजेस को मैथमेटिक्स में क्वांटिफायर बोलते हैं, करेक्ट है। क्वांटिफायर जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस लास्ट में आपको एक और बता दूं कि वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे जांची जाती है। वैलिडिटी, है ना, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब भी हम एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी जांचते हैं तो चार मेथड्स होते हैं हमारे पास, है ना, बस आपको ये मालूम होना चाहिए, चार मेथड्स होते हैं, है ना। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन, थर्ड मेथड होता है बाय काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ मेथड होता है बाय कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, ठीक है ना। फोर्थ मेथड हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। सीन कुछ ऐसा है कि यार कोई भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी अगर आपको जाननी हो ना, तो एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया। जैसे डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि इफ x is equal to 5 then prove that x square plus 1 is equal to 26। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, ये स्टेटमेंट है, ये सही है या फिर ये गलत है, कैसे जांचेंगे आप। एक तो डायरेक्ट मेथड है भाई, इसको देख लो आप, जांच करके डायरेक्टली देख लो। डायरेक्टली कैसे देखना, x 5 है तो x स्क्वायर करके देखा 25 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 करके देखा 26 आ गया, बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड का मतलब जो बात गिवन है उसको लेकर के आगे चलते गए, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, देख लिया कि हाँ यार पहुंचने वाली चीज और जांचने वाली चीज एक है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, समझ में आ गया आपको, डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया आपको, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन करते थे छोटी क्लासेस में, अगर आपको याद हो,
कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा प्रूव करते थे हम लोग, अगर आपको याद हो। तो क्या करते थे उस केस में, हम अज्यूम कर लेते थे क्योंकि रैशनल है, रैशनल अज्यूम करते थे, फिर मालूम चलता था अरे हमने तो गलत अज्यूम कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती थी बात आपकी, और उसको बोलते थे कॉन्ट्राडिक्शन से बोल दिया कि नहीं जो हमने अजम्पशन लिया था वो गलत है, √2 तो रैशनल नहीं है, ये तो एक इरेशनल नंबर होगा। याद है क्या? नहीं याद तो देखना जरा इस चीज को, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और एक होता है काउंटर एग्जाम्पल देके, काउंटर एग्जाम्पल दे करके मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते आप लोग, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। तो कई बार ऐसा करते हैं हमें हमसे ये नहीं प्रूव होता कि ऑप्शन डी करेक्ट है, मगर कई बार ये प्रूव कर देते हैं ऑप्शन ए गड़बड़ है, बी गड़बड़ है, सी गड़बड़ है, तो ऑटोमेटिक बच क्या गया, डी सही है। इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल दे करके, है ना। ए तो नहीं हो सकता, बी तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, डी तो हो सकता है भाई। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल दे करके। समझ में आ रही बात आपको? और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड तो यार देखो अपन यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल होता नहीं है। अगर कभी मान लो इफ पी देन क्यू, इसको सच साबित करना है, और अगर मैं साबित कर दूं इफ नॉट क्यू देन पी, देन नॉट पी, मतलब इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सच साबित कर दूं मैं, एक स्टेटमेंट के सच साबित करने के बजाय उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सच साबित कर दूं, तो स्टेटमेंट सच साबित हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव और स्टेटमेंट दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती हैं। ये सच है तो ये सच होगी, ये झूठ है तो ये झूठ होगी। कई बार ये अगर सच साबित ना हो पाए, इसको सच साबित कर दो तो समझ लेना ये भी सच साबित होगी। तो इसको सच साबित करके इसको सच साबित करना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। ठीक है, तो यार ये 4 मेथड होते हैं वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स बताने के, है ना। स्टेटमेंट सही है ये बात प्रूव करने के 4 तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे मैंने एग्जांपल लेकर के बताया आपको। ये 4 मेथड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में इतना ही। आई होप आपको सारी बातें मैथमेटिकल रीजनिंग की समझ आई होंगी। तो जिम्मेदारी पूर्वक मैंने आपको पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग समझा दिया है। जो अभ्यास के लेक्चर्स हैं, आप मैथमेटिकल रीजनिंग की जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो अभ्यास लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो अभ्यास लेक्चर्स में मिल जाएगी। और यार मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग ना सारी थ्योरी के पे बेस्ड है ना, इसमें कोई अलग प्रकार से ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी आपको, आपसे क्वेश्चन अभी बनने लग जाएंगे, सारी थ्योरी क्लियर हो गई तो बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग जैसा कि आप देख रहे हो अभ्यास लेक्चर्स में हो रही है। फर्दर मोर क्वेश्चन सॉल्विंग, आप क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब थ्योरी से सारी क्वेश्चन सॉल्विंग जो है हो ही जाएगी आपकी, बट मोर क्वेश्चन सॉल्विंग अभ्यास लेक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। हम हमारे सिलेबस के लास्ट में ही जो है पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट्स जो है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं, डेरिवेटिव कंप्लीट हो ही जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो भन्नाट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यार कम टाइम में हमने जो है भागा दौड़ की, है ना, मेहनत की, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और बड़ा अच्छे से पढ़ाई की। पढ़ाई इस प्रकार से करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बता दूं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक चीज़ तो मेरी ये ध्यान रख लेना, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्या करना है, जो थ्योरी है ना, ये यार थ्योरी जो आप सीखते हो, फिर बता दूं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो यार आप मिस कर रहे हो चीज़ों को फिर। ठीक है ना, नोट्स बनाने जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन मस्ट है, चीज़ों की मल्टीपल रिवीजन मस्ट है। फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना, चैप्टर्स के जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यार याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली मुलाकात होगी हमारी नए लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुनिया को ऐसे ही हंसाते रहें, आस पड़ोस में खुशी का माहौल रखें। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।
पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।